हम लोग पिछले क्लास में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात किए थे और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हमने डिस्कस कर लिया था सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। एक थर्ड बाकी रह गया था और वो जो ग्रुपिंग है वो मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और फिर सेल्स पे बेस्ड सम क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड बचा हुआ था, रिमेनिंग पार्ट था मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में मान लेते हम लोग हैं कि जो सेल्स है वो कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में।
ये हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग का एक फिगर है और इस मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने मान लिया कि n आइडेंटिकल सेल्स, इसको रो बोलेंगे और इसको कॉलम बोलेंगे। तो सब जो सेल है वो आइडेंटिकल सेल्स है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ईच सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, बिकॉज ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। सारा का सारा सेल्स आइडेंटिकल है। इस अरेंजमेंट के साथ हमने एक लोड के रेजिस्टेंस को लगाया। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R से। अब मुझे यहाँ पे करंट मैक्सिमम मिले, यही हमारा मोटो है। इतना सारा सेल्स को लगाने के पीछे यही है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट का वैल्यू हो वो मैक्सिमम मिले। जब मैक्सिमम करंट मिलेगा तभी जो है वो हमारा ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। मीन्स हमको I चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से करंट का फ्लो होगा और करंट इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा और सारा करंट फिर I और ये हमारा इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू होकर जाएगा। तो मुझे इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बनाना पड़ेगा और इक्विवेलेंट फिगर में मुझे इस बात को दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारा पॉइंट A है और ये जो हमारा पॉइंट B है, इस A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है वो मुझे लिखना पड़ेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो ओम्स के लॉ को लगाएंगे V इक्वल IR और I इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस। वहाँ से हमें करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये देखें कि इस A और B के बीच, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। तो आप अगर देखिए कि अगर हम मान लें कि 1 2 3 so on to, मान लो कि n सेल्स है अप टू n टर्म्स, और ये देखो 1 2 3 4 so on to, कहने का मतलब अप टू हम इसको m मान लें। मतलब इधर जो है वो 1 2 3 4 कहाँ तक भाई, तो m तक, और इधर 1 2 3 कहाँ तक भाई, तो n तक। मतलब n रोज हो गया और m कॉलम्स हो गया। इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो ऑन टू m रोज, और ये हमारा कॉलम। तो मुझे यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट के बीच अगर देखा जाए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोज है वो सारा का सारा पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो ईच रो का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच होगा। तो इसका जो एक इक्विवेलेंट फिगर हम लोग बनाना चाहेंगे
इसको हम ऐसा कुछ दिखा सकते। देखो भाई, ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट, इसके बीच जो ईएमएफ का वैल्यू लिखेंगे वो ईएमएफ हमारा N इंटू ई होगा, N इंटू ई होगा। और ये हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर को। इसको, इस चीज को मैं यहाँ पे प्लेस किया और इस सारा चीज के बदले, इस पूरा चीज के बदले हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच का ये जो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, एक यहाँ इंटरनल यहाँ है, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस का सम हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप देखिए कि आर 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 सब सीरीज में है। जब सीरीज में है तो ये हो जाएगा आपका एन आर। तो देखो, ये हमारा एन आर, 1 2 3 1 टू एन, तो एन आर। फिर इसका भी देखेंगे तो एन आर, फिर इसका भी देखेंगे तो एन आर, फिर इसका भी देखेंगे तो एन आर। तो इसको अगर हम लोग सिंबॉलिकली देखें थोड़ा सा, तो इसको देख सकते हैं कि ये हमारा एन आर, दूसरा फिर एन आर, तीसरा फिर एन आर। ये कहाँ तक जा रहा है भाई? ये जा रहा है नीचे तक, और वो कहाँ तक? तो एम टर्म तक है, यहाँ से यहाँ तक ही एम है। ये सब पैरेलल में है। जब सब पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट निकलेगा मुझे, वो कितना मिलेगा? तो पैरेलल का जो फॉर्मूला था 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस सब के बदले, मतलब इसके इसके इसके, इस सब के बदले एनआर, इसके बदले भी एनआर, इसके बदले भी एनआर, इसके बदले भी एनआर, और पूरा के बदले तो ये गया है 1 2 3 कहाँ तक? एम तक। तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा। आप फॉर्मूला यूज करोगे तो एन आर बाई एम, यानी टोटल इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो एन आर बाई एम होगा। एन आर बाई एम होगा। कहने का सिंपल मतलब कि ये जो जितना भी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब का जो वैल्यू होगा वो एन आर बाई एम होगा। मतलब इस पूरे फिगर का एक इक्विवेलेंट फिगर बना। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एन ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम, और ये हमारा एक जो लगा हुआ है कैपिटल आर। इस पूरे के बदले यही फिगर पे हम काम करेंगे। कैरेंट तो हमारा यही आई आ रहा है, यही कैरेंट आई जो है, इसको हम दिखा दें। हमको आई निकालना है, हमको आई निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या? बड़ा सिंपल काम करेंगे। अब इस फिगर के बदले हमको इस फिगर से काम करना है, तो अब इस फिगर को हम रिमूव कर दें। इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग में इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है। तो सीरीज में कितना है तो n, पैरेलल में कितना है तो m, तो इसलिए क्या हो गया भाई? मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे I निकालेंगे जो हमारा मेन टारगेट है।
there are n identical resistances, each having EMF E and internal resistance are connected in series. Also, there are small m identical नॉट सेल लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, देयर आर एन आइडेंटिकल सेल्स each having EMF E and internal resistance R are connected in series. Also there are m identical cells each having EMF E and internal resistances small r are connected in parallel with an external load of resistance capital R as shown in figure. Total EMF between पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच टोटल EMF कितना होगा भाई? तो एन ई हो चुका। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एन आर बाई एम। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये सीरीज में है, ये जुड़ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इक्वल R प्लस एन आर बाई एम, R प्लस एन आर बाई एम। क्यों? क्योंकि सीरीज में है। अब हम लोग करंट निकाल लेंगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। करंट I इन द सर्किट, I इक्वल कितना हो जाएगा? तो आप किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे तो आएगा एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर बाई एम, ये हमारा करंट आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो I इक्वल आ जाएगा एम एन ई डिवाइड बाई
एम आर प्लस एन आर। क्यों? क्योंकि एम हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा और तब फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा। एम इंटू एन इंटू ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर, ये हमारा करंट का वैल्यू होगा। अब चाहते हैं कि हमको करंट मैक्सिमम मिले इस सर्किट में, तो करंट मैक्सिमम मिले इस सर्किट में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो ये मैक्सिमम हो तो मैथमेटिकली सोचेंगे कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर, तो जितना ही डिनोमिनेटर कम होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। तो ये कम हो तभी हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो आई मैक्सिमम के लिए एम आर प्लस एन आर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। आई मैक्सिमम मिले, करंट मैक्सिमम हो, इसके लिए एम आर प्लस एन आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। देखो निकल जाएगा बड़ा सिंपली आई मैक्सिमम। कब मिलेगा हमको? करंट इन द सर्किट will be maximum if and only if MR plus NR should be मिनिमम। इसको मिनिमम होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्म में। नाउ एम आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर अगर लिखें तो लिख सकते हैं आप एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम आर इंटू एन आर। इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूला को अगर आप यूज कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, हमने इस चीज को इस फॉर्म पे ही लिखा है। अब देखो भाई, इसको हम जब इस फॉर्म में लिख दिए तो इसको मिनिमम होने के लिए, देखो मिनिमम कम होने के लिए, ये देखो इसको देखो इस एक्सप्रेशन को, तो ये पावर 2 है, पावर इवन है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये जब भी होगा तो इसका वैल्यू 0 से नीचे हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा 0 रहेगा। कहने का सिंपल मतलब है कि इसको मिनिमम होने के लिए इसको कम से कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो इसको कम होने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एडिशन है, जितना ही ज़्यादा रहेगा तो ऐड करके वैल्यू क्या मिलेगा? ये ज़्यादा मिलेगा, और जितना ही ये कम रहेगा ऐड करके रिजल्ट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो इसको मिनिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और ये मिनिमम कितना होगा? तो ये मिनिमम 0 होगा, 0 से नीचे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पावर इवन है, और जब पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो लिखेंगे कि एम आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर हैज मिनिमम वैल्यू, या होल स्क्वायर लिखने से, चूंकि जब ये स्क्वायर है इसको इतना लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, सिंपल लिखेंगे एम आर प्लस एन आर हैज मिनिमम वैल्यू इफ एंड ओनली इफ एम आर माइनस एन आर इक्वल 0, और एम आर माइनस एन आर का वैल्यू 0, दिस इंप्लाई एम आर इक्वल कितना आ जाएगा? एन आर, और तब लिख सकते हैं आर इक्वल क्या? एन आर बाई एम। कहने का मतलब हुआ
ये एनआर बाई एम देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, मींस इस सर्किट में करंट मैक्सिमम तभी होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर हो। अगर बराबर होगा तो करंट क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमम मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसको नाम दिया गया मैक्सिमम पावर थ्योरम। On the basis of above discussion, we conclude that current in the circuit will be maximum when sum of total internal resistance is equal to load resistance. This is called maximum power थ्योरम। इसी को हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बोलते हैं। यही हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम है। तब करंट जो है मैक्सिमम मिलेगा कब, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का सम ये लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस वक्त हमारा करंट जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। हम लोग कुछ ईएमएफ्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो सबसे पहले पढ़ाए थे, मीन्स सेल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए तो हमें और भी जो है वो फंडा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की बात करें। हम लोग क्वेश्चन को लिखें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट a cell of EMF 2 volt and internal resistance one ohm is connected to a resistance of 3 ohm पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट दूसरा क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस
potential difference across the terminal of the cell. सी क्वेश्चन है लॉस्ट वोल्ट एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मैक्सिमम करंट. ये हमारा क्वेश्चन है. हम लोग देखेंगे इसको बड़ा सिंपल तरीके से. एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. इसको कनेक्ट किया गया है एक लोड से जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है. अब कहता है कि आप कैलकुलेट कीजिए उस सर्किट में कितना करंट है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है. ईएमएफ मालूम है, ईएमएफ मालूम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. हमने पिछले क्लास में बताया था कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कभी ईएमएफ बड़ा होगा टीपीडी से, कभी ईएमएफ और टीपीडी बराबर होगा और कभी ईएमएफ और टीपीडी एक दूसरे से छोटा होगा. हमने तीनों कंडीशन को बताया था. जब सेल डिस्चार्ज करेगा तब, जब सेल यूज में नहीं रहेगा तब, और जब सेल को चार्ज करेंगे तब. एनीवे, हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करें. तो फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर हमारा यही होगा. हम एक सेल दिखाएंगे और सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो यही होता है. इसका मतलब सेल हो गया और सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल. ये कहता है कि ये 2 वोल्ट है इसका. इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको दिखाते हैं बगल में हम लोग, वो ये है और ये हमारा 1 ओम है. इस सेल को कनेक्ट किया गया, ये इसका टर्मिनल है, एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल. यही हमारा सेल है यहां से यहां तक, जिसमें ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब इस सेल को कनेक्ट किया गया है 3 ओम के लोड से, तो कनेक्ट कर देंगे 3 ओम के लोड से, क्या दिक्कत. इसको हमने कनेक्ट कर दिया 3 ओम के लोड से. ये हमारा 3 ओम का है. जैसे ही कनेक्ट करोगे इसमें करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा किधर करेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा. तो करंट जो फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन जो दिखाते हैं कन्वेंशनल करंट का, वो ऐसा होगा. यही आई करंट मुझे जाएगा यहाँ. इस आई का वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करता है. इस पॉइंट को ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें. ए पॉइंट के और बी पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, बी का आंसर होगा. और जो आई निकलेगा वो ए का आंसर होगा. तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करें इसमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल और केवीएल का यूज करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट निकल जाएगा. बड़ा इजी गोइंग. तो देखो करंट कैसे निकलेगा, यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलें या किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बोलें, बात बराबर है.
हम लोग चलेंगे, एक क्लोज लूप बना हुआ है, इस क्लोज लूप में जैसे इच्छा आपकी हो वैसे घूमें। तो हम ऐसे घूमते इधर से, यहाँ से ऐसे जाएंगे और घूमता हुआ फिर यहीं पे आएंगे। तो यहाँ से चले तो यहाँ एक देख रहे हैं क्या कि रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो मिला है और करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम है। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखाएगा वो I × 3 और पॉजिटिव वैल्यू लिखाएगा। तो 3I। अब हम लोग यहाँ आए, इधर आए, फिर एक रेजिस्टेंस मिला। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर हम लोग पोटेंशियल को डिफरेंस देखें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। इस दो पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा हाई पोटेंशियल और ये क्या, लो पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटाएंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ज़्यादा में से कम घटाएंगे, वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जब पॉजिटिव मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो करंट I है और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, इसका मतलब +1 × I। मतलब यहाँ से चले तो इसके क्रॉस PD लिख दिए, इसके क्रॉस PD लिख दिए। अब एक सेल मिल गया, सेल मिल गया तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ इसके पोलरिटी को। तो ये देखो लो पोटेंशियल पे और ये क्या है हमारा, हाई पोटेंशियल पे। तो इसमें से इसको घटाओगे, क्योंकि PD लिखना है इसके क्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटाएंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लो पोटेंशियल और ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो -2 वोल्ट लिख देंगे, -2। और एक इसके बराबर, इसके क्रॉस PD प्लस इसके क्रॉस PD प्लस इसके क्रॉस PD। इस क्लोज लूप में इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस सब का सम कितना होगा, 0 होगा। यही तो KVL कहता है। अब ये कितना हो गया, 3I + I, 4I = ये I = 2/4, ये I का वैल्यू 1/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर। ये पहला का आंसर मुझे निकल चुका, ये पहला क्वेश्चन का आंसर निकल चुका कि इस सर्किट में कितना करंट मिलेगा। अब कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इसके और इसके बीच का PD। सेकेंड क्वेश्चन कहता है TPD। तो TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA - VB का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। भी इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटाने पर क्या मिलेगा, क्योंकि इस सेल का टर्मिनल तो ये और ये है ना भाई। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो लिखेंगे नाउ VA - VB इक्वल, यहाँ से चले तो एक मिला वोल्ट बैटरी, तो इसका PD, तो इसका PD लिखे तो जा रहे हैं ऐसे हम लोग, तो ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमारा हाई पोटेंशियल और ये हमारा लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटाएंगे, ये 2 लिखाएगा, 2। और यहाँ से यहाँ आए तो ये हमारा फिर एक रेजिस्टेंस मिला, और जब रेजिस्टेंस मिला तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब हुआ कि इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल घटाएंगे तो मुझे ये लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, -1 × 1/2। ये आ गया 2 - 0.5, ये आ गया 1.5 वोल्ट। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे वो EMF से कम है, क्योंकि EMF 2 वोल्ट है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट आया,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट आया और ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है ईएमएफ ज़्यादा है किससे, टीपीडी से। क्या हो रहा है, ये वाकई डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्जिंग के केस में बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा किससे भाई, तो ईएमएफ से। मेरा आ भी गया और ये सही भी है। अब कहता है कि लॉस्ट वोल्ट, वोल्टेज लॉस्ट कितना किया। लॉस्ट वोल्ट कहने का इसका मतलब है, क्वेश्चन चाहता है पूछना कि इसका तो 2 वोल्ट था भाई, तो 2 वोल्ट था, इसको लगाने से मतलब कहने का मतलब कि जब सेल यूज में नहीं था, सेल यूज में नहीं था, तो सेल यूज में नहीं था तो इसके बीच जो ईएमएफ था, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था। कितना था भाई, तो 2 वोल्ट था। जब सेल यूज में नहीं था तो ये हमारा 2 वोल्ट था इसके बीच, लेकिन जब इसको सटा दिए तो यूज आ चुका। यूज में आने से क्या हुआ कि जो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट हो चुका और ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, मतलब वोल्टेज लॉस्ट किया। तो कितना लॉस्ट किया भाई, तो 0.5 लॉस्ट किया। तो लॉस्ट वोल्टेज लिखेंगे व्हेन सेल वाज नॉट इन यूज देन टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या, ईएमएफ, और टीपीडी कितना था, टीपीडी 2 वोल्ट था। व्हेन सेल इज इन यूज्ड, जब सेल यूज में हुआ तो टीपीडी कितना हो गया भाई, टीपीडी हो गया 1.5 वोल्ट। पहले था 2 वोल्ट, अब हो गया 1.5 वोल्ट। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस वोल्ट इक्वल इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल 2 माइनस 1.5, ये 0.5 वोल्ट लॉस्ट हुआ। अब बात बनता है आगे, कहता है कि लॉस्ट वोल्ट निकालिए, उसके बाद कहता है मैक्सिमम करंट निकालिए। मैक्सिमम करंट का मतलब ये पूछना चाहता है क्वेश्चन कि ये सेल मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब रेजिस्टेंस सर्किट में कम हो, जब रुकावट कम होगा तो करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, तो रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो रेजिस्टेंस कम से कम हो मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं हो, ये रेजिस्टेंस हमारा अगर नहीं हो तब क्या मिलेगा हमको, करंट मैक्सिमम मिलेगा। लिखेंगे करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, करंट डी है ना भाई, करंट इन द सर्किट will be maximum when resistance will be minimum। तो रेजिस्टेंस कम हो तो रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, तो आई मैक्सिमम इक्वल 2 वोल्ट बटा रेजिस्टेंस V बटा R। तो आई मैक्स कितना हो जाएगा भाई 2 एम्पियर। ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट कब मैक्सिमम मिलेगा, इन सारी बातों को हमने सीखा। एक अगला क्वेश्चन इससे भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं। In the given figure, when key is open, when key is open,
the PDA cross the terminals of the cell is 6 volt. But when key K is closed, then the PD of the cell becomes 4 volt. Calculate the internal resistance of the cell if R equal to ओम. हमारा फिगर ऐसा है, यही क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. कहता है कि ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर में जब ये की है वो ओपन है, जब की ओपन है मतलब इसमें कोई करंट नहीं है. जब की ओपन है इसका मतलब कि इसमें कोई करंट, व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है तो सिंपल सी बात है कि नो करंट इन द सर्किट. जब सर्किट में कोई करंट होगा ही नहीं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट को इसको हम लोग बोल दें तो कहने का मतलब कि जो VA माइनस VB होगा वो EMF के बराबर होगा. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या होगा, बराबर होगा. तो कहता है उस वक्त कि दिया हुआ है PDA क्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल इज 6 वोल्ट. इसका मतलब 6 इक्वल टू कितना हो गया भाई, EMF, यानी E का वैल्यू कितना आ गया, 6 वोल्ट आ चुका. ये हमारा 6 वोल्ट है. लेकिन जैसे ही की को प्रेस किया गया, तो की को जब प्रेस किया गया मतलब की को क्लोज कर दिया गया. व्हेन की इज प्रेस्ड, की को प्रेस करने का मतलब यहां हम लोग बूंदा देंगे. जब की प्रेस्ड हो गया इसका मतलब इसमें करंट होगा I. देन करंट इन द सर्किट इक्वल I.
अब कहता है कि जब प्रेस कर दिए तो इसके बीच जो पीडी है वो 4 वोल्ट हो चुका, यानी VA माइनस VB जो है वो 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो चुका। पूछता है कि R क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है। इसका मतलब कि जब करंट को जैसे ही इसको क्लोज किए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट चुका। EMF कितना था पहले 6 था, अब कितना, तो लॉस्ट वोल्ट कितना हुआ भाई, तो लॉस्ट वोल्ट इक्वल टू 6 माइनस 4, ये कितना हो गया 2 वोल्ट। है ना हुआ, सिंपल सी बात है। तो R कितना होगा, ये R कितना होगा मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, इसके बीच जो PD होगा वही इसके बीच PD होगा, मीन्स हम लिख सकते, और इसके बीच PD 4 वोल्ट है, मतलब इसके बीच PD कितना है हमारा 4 वोल्ट है। तो नाउ 4 इक्वल 2 इंटू I, तो I का वैल्यू 2 एम्पियर हो चुका, I का वैल्यू 2 एम्पियर हो गया, मतलब करंट इसमें निकल चुका हमारा कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। जब करंट निकल चुका तो हम लोग R तो बड़ा इजी वही निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल लेंगे। यहां से यहां चलो, तो लिखेंगे 4 VA माइनस VB इक्वल, यहां से यहां आए 6, फिर यहां से यहां आए माइनस 2 इंटू R, और ये हमारा 4 है, इक्वल 6 माइनस 2R, इसको इधर कर दो 2R, सॉरी 2 इक्वल 2R, R इक्वल कितना आ गया 1, मीन्स R का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1 हो चुका। तो इस तरीके से हम लोग जो भी क्वेश्चन देगा KVL वगैरह का यूज करेंगे, और बाकी जो EMF का कॉन्सेप्ट है, TPT का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हुए काम करेंगे, सवाल बनेगा। हम इस पे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले क्लास में।